With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student, friend, follower, today we are going to discuss about जॉन ड्राइडन. आज हम जॉन ड्राइडन की एज को पढ़ेंगे. जॉन ड्राइडन एज अ पोइट, लाइफ बायोग्राफी ऑफ जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन एज अ ड्रामेटिस्ट, जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक. हम देखेंगे कि जॉन ड्राइडन बतौर पोइट, बतौर क्रिटिक और बतौर ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट कैसे हैं. जॉन ड्राइडन ने रिस्टोरेशन पीरियड को डोमिनेट किया है. अगर लिटरेरी पीरियड में देखा जाए 1660 से लेकर 1700 का जो पीरियड है वो जॉन ड्राइडन ने उस एज को डोमिनेट किया है. इसको कहते हैं रिस्टोरेशन एज. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिस्टोरेशन पीरियड को किसने डोमिनेट किया है. पीपीएससी इंग्लिश, मेरी आज की वीडियो एमए इंग्लिश, पीएस इंग्लिश, पीपीएससी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टूडेंट को हेल्प करेगी. हम देखेंगे कि जॉन ड्राइडन को किसने एडमायर किया था. जॉन ड्राइडन को सैमुअल जॉनसन ने कहा कि जॉन ड्राइडन की पोइट्री जो है वो ट्रू स्कूल यानी करेक्ट स्कूल ऑफ थॉट है. जॉन ड्राइडन को बतौर क्रिटिक, पोइट और प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट उसको एडमायर किया जॉनसन ने. ऑगस्टन एज 1700 से लेके 1745 यानी आफ्टर ड्राइडन ऑगस्टन एज जो है उसका पीरियड है और उस एज को डोमिनेट किया था अलेक्जेंडर पॉप ने. ये है. उसके बाद है एज ऑफ सेंसिबिलिटी. एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से लेकर यानी आफ्टर अलेक्जेंडर पॉप की जो एज है यानी उसकी जब उसने डोमिनेट किया था एज को, तो उसके फ़ौरन बाद जो ग्रेट राइटर हैं, जो ग्रेट क्रिटिक हैं, पोइट हैं, वो हैं डॉक्टर जॉनसन. डॉक्टर जॉनसन ने 1745 से लेकर 1785 तक डोमिनेट किया है. उसके बाद हमारे पास आते हैं यानी उसके बाद हम इनकी लाइफ को डिस्कस करते हैं. कब पैदा हुए हैं, कब डेथ हुई है, क्या इनका पीरियड है, क्या इन्होंने वर्क किया है. वन बाय वन हम हर चीज़ को देखेंगे. और पीपीएससी इंग्लिश के स्टूडेंट, पीएस इंग्लिश के स्टूडेंट, एमफिल इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट और एमए इंग्लिश के स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. और इससे रिलेटेड मैंने टोटली जॉन ड्राइडन की जो पूरी लाइफ है यानी जॉन ड्राइडन की पूरी लाइफ के बारे में एक वीडियो बनाई है. मैं उसका लिंक जो है अपने यूट्यूब चैनल द ESL अकेडमी के अपनी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं. जॉन ड्राइडन 1631 को पैदा हुए हैं और 1700 में जॉन ड्राइडन की डेथ हुई है. जॉन ड्राइडन को कहा जाता है कि फर्स्ट पोइट लॉरेट थे और उसके बाद शेडवल जो इनके लिटरेरी राइवल थे वो उसके बाद पोइट लॉरेट बनते हैं. बोर्न इन 1631 इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए. पोइट थे, इंग्लिश क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, प्ले राइट थे. फर्स्ट प्ले पोइट लॉरेट भी इनको कहा जाता है. 1688 से लेकर, नोट कर लें, 1688 से लेकर 1668 से लेकर 1688 तक पोइट लॉरेट रह चुके हैं. उसके बाद है ये सपोर्टर थे. किस सेक्ट के सपोर्टर थे. इंग्लिश के जैसे दो मेन सेक्ट हैं, प्यूरिटन हैं और उसके बाद दूसरे रोमन कैथोलिक हैं. तो ये पहले सपोर्टर किसके थे, प्यूरिटन कॉज ऑफ पार्लियामेंट के. बाद में ये ज्वाइन करते हैं किनको, रोमन कैथोलिक हो जाते हैं. जब जेम्स II जो हैं दोबारा से मोनार्च बनते हैं तो ये उनका मज़हब चूँकि रोमन कैथोलिक था, जेम्स जो थे वो कन्वर्टेड हो गए थे किसकी तरफ, रोमन कैथोलिक सेक्ट की तरफ. तो बहुत सारे लोगों को वो रोमन कैथोलिक बना रहे थे. तो ये भी उनसे इन्फ्लुएंस थे, जेम्स II थे, तो इन्होंने अपना सेक्ट चेंज कर लिया. उसके बाद वाल्टर स्कॉट गिव हिम अ लिटल. उसके बाद है जी डॉक्टर जॉनसन, ही फाउंड इंग्लिश इन अ ब्रिक
एंड गिव एंड लीव इंग्लिश इन अ मार्बल। यानी इसको ब्रिक की हालत में इंग्लिश मिली, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को मार्बल बना दिया। ये है उनकी मेन यहाँ पे डिस्कशन। हाँ जी, वही चीज़ फिर देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास हैं जॉन ड्राइडन, जो कि 16 सन 31 में पैदा हुए हैं, 1700 में डेथ हुई है। और रिस्टोरेशन एज जो कि 16 सन 60 से 1700 तक है, और इसको जॉन ड्राइडन ने डोमिनेट किया था। अगस्टन एज जो है वो 1700 से लेके 1745 तक है, जिसको पॉप ने डोमिनेट किया है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो 1745 से 1785 तक है, और डॉक्टर जॉनसन ने इसको डोमिनेट किया था। पोएट थे, लॉरेट थे, ट्रांसलेटर थे, प्ले राइट थे। फर्स्ट पोएट लॉरेट 1668 से लेके 1668 से लेके 1688। और प्योरिटन कॉज के जो पार्लियामेंट थी उसके हामी थे। और ओलिवर क्रॉमवेल पर भी उन्होंने एक पोएम लिखी। ओलिवर क्रॉमवेल एक प्योरिटन था और प्योरिटन का लीडर था। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, वाल्टर स्कॉट जो हैं, वाल्टर स्कॉट इनको एक टाइटल देते हैं। वाल्टर स्कॉट गिव हिम टाइटल द ग्लोरियस जॉन। उन्होंने कहा कि ये ग्लोरियस जॉन है। डॉक्टर जॉनसन ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक्स एंड लेफ्ट विद मार्बल्स। यानी उसको किसमें इंग्लिश मिली? ब्रिक्स की शक्ल मिली और उसने मार्बल की शक्ल में। इट मीन ही वॉज वेरी ग्लोरियस एंड ग्रेट पोएट। कि किसने उसको? डॉक्टर जॉनसन ने। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पोएम, इसकी सबसे जो पहली इम्पॉर्टेंट पोएम है उसका नाम है, उसको ह्यूरिक स्टैंजा में लिखा गया है 1658 में, यूलॉजी ऑन द क्रोमवेल। क्रोमवेल की डेथ के बाद, जब ओलिवर क्रोमवेल की डेथ होती है, ओलिवर क्रोमवेल जो था वो प्योरिटन का लीडर था और मिल्टन भी उसका सपोर्टर था। ओलिवर क्रोमवेल के नीचे मिल्टन ने भी वर्क किया है। जब चार्ल्स II वापस आता है, ओलिवर क्रोमवेल की डेथ हो जाती है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं और उनको अरेस्ट किया जाता है, और प्योरिटन्स को कड़े हाथों लिया जाता है और उनको अरेस्ट किया जाता है। इवन के मिल्टन को भी उस दौरान अरेस्ट किया जाता है और हाउस अरेस्ट किया जाता है, और वहाँ पर वो अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिखता है। और यहाँ पे ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ, क्योंकि ये प्योरिटन काज की जो पार्लियामेंट थी उस वक्त की, इंट्रैग्नम गवर्नमेंट थी, या हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसको कहते थे, पार्लियामेंट ऑफ सेंट भी उसको कहते थे। प्योरिटन ने जो पार्लियामेंट बनाई थी, अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, तो उसका ये हामी था पहले। उसके बाद इसका और वर्क है एक एस्ट्रिया रेडक्स, ये 1660 में इसने लिखा है, और इसमें ये वेलकम करता है चार्ल्स II को। चार्ल्स II जब वापस आता है, रिस्टोरेशन हो जाता है, रिस्टोरेशन एज भी उसको कहते हैं, और उसके अंदर ये सपोर्ट करता है, उसको वेलकम करता है, उसको एडमायर करता है कि यू आर वेलकम इन आवर कंट्री वंस अगेन, देयर इज़ अ रिस्टोरेशन। बिकॉज बिफोर दैट क्या हो रहा था, जो प्योरिटन्स थे लोगों के लिए वो मिनट से लोग उनको लाइक नहीं कर रहे थे, वो लोगों को सप्रेस कर रहे थे, और वो जो अपनी रिलीजियस डॉगमेटिक बिलीव जो है वो इम्प्लीमेंट करवा रहे थे। लोग उनसे, इंग्लैंड के लोग बहुत ज़्यादा उनसे तंग आ जाते हैं और डिमांड करते हैं कि चार्ल्स II वापस आए। चूँकि जब चार्ल्स I को बेहेडेड किया था, प्योरिटन ने पकड़ के उसको बेहेडेड किया, तो उसको कत्ल किया, तो चार्ल्स II भाग के फ्रांस चला जाता है। अब वो वापस आ गया है। उसके बाद एनिस एंड मेरबिलस, ये 1667 में इसने लिखी है, ये नोट कर लें। एनिस एंड मेरबिलस, ये एक उसका ग्रेट वर्क है, और इसमें वार के बारे में, लंदन और जो लंदन, इसमें वार आयरलैंड की और जो इंग्लैंड की वार है वो इसमें डिस्कस की गई है। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, इसके बाद जब यानी रिस्टोरेशन पीरियड आता है, तो ये सब इसने लिखी, और उसके बाद इसने लिखा रिलीजियस लेसी जो है इसने लिखी 1682 में। ये रिलीजन ऑफ द लेमैन, रिलीजन ऑफ द इसमें जी रिलीजन ऑफ द लेमैन इसने लिखी है।
इसमें उसने लिखा है रिलीजन ऑफ द लेमन डिफेंड्स एंग्लिकन चर्च। अब यहाँ पे वो एंग्लिकन चर्च को डिफेंड करता है। ये जो रिलीजियो लेसी इसने 1682 में लिखी है। उसके बाद द हिंद एंड द पैंथर, ये जब जेम्स 2 1688 में इनको सेलेक्ट किया जाता है बतौर किंग। जेम्स 2 बेसिकली किंग सेलेक्ट होते हैं चार्ल्स 2 के बाद, और जब इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है तो ये उनकी मोहब्बत में उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये अपना सेक्ट भी चेंज कर लेता है। यहाँ ये कन्वर्ट करता है और सेलिब्रेट करता है कि वो अब एंग्लिकन से रोमन कैथोलिक में चला गया। चूँकि उसका मज़हब भी रोमन कैथोलिक था तो ये किंग के साथ अपने मज़हब को भी चेंज कर लेता है, सेक्ट को। नेक्स्ट देखिए जी, हिंद का मतलब है रोमन चर्च और पैंथर का मतलब है एंग्लिकन, यानी वो अब पैंथर से हिंद की तरफ चला गया है, यानी एंग्लिकन से अब वो चर्च की रोमन चर्च की तरफ चला गया है। लिरिकल पोएम भी जॉन ड्राइडन ने लिखी है, अलेक्जेंडर फीस्ट उसने लिखी है, और उसके बाद एब्सालम्स एंड आर्चिटोफल ये भी उसने लिखी है। अच्छा, ये टोटली पॉलिटिकल एक स्टायर है और इसने बिब्लिकल स्टोरी लेकर कुछ करैक्टर को उसने वाजे किया है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लिरिकल पोएम है अलेक्जेंडर फीस्ट, और उसके बाद एब्सालम्स एंड आर्चिटोफल, ये हिस्टोरिकल पोएम्स हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। अच्छा जी, एब्सालम्स एंड आर्चिटोफल जो है 1681 में इसने लिखी है, और इसमें ये पॉलिटिकल स्टायर है, बिब्लिकल स्टोरी लेके इसने उनको एक स्टोरी बताने की कोशिश की है, और इसमें ही रेडिकल्स द विग पार्टी। अच्छा, यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं इंग्लैंड के अंदर, उस वक्त दो पार्टी थी, एक विग पार्टी थी और एक टोरी पार्टी थी। अब विग पार्टी और टोरी पार्टी का क्या करैक्टर है, ज़रा ये सुन लीजिए। विग पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लिमिट करना चाहती है, पार्लियामेंट में मोनार्च पावर को लिमिट करना चाहती है। दिस शुड बी लिमिटेड एंड मोनार्च शुड नॉट बी गिवन ओवर लिमिट्स, उनको ज़्यादा लिमिट्स ना दी जाएं, उनकी लिमिट को जस्ट लिमिटाइज किया जाए। जबकि जो टोरी पार्टीज़ है वो कहती है मोनार्च की पावर को अप्रिशिएट करती है। तो ये किनके साथ था, ये टोरीज पार्टी के साथ था, और ये विग पार्टी को क्रिटिसाइज़ करता है। तो ये दो पार्टी हैं, और इसमें पॉलिटिकल स्टायर उसने लिखा है एब्सालम्स एंड आर्चिटोफल्स। लेट्स सी फर्दर। इसमें दो पार्टीज़ हैं जैसे मैंने बताया, हु सॉट टू लिमिट्स द रॉयल पावर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी वहाँ पे पार्लियामेंट को इंटरेस्ट देना चाहती है विग पार्टी, और टोरी पार्टी मोनार्च को पावर देनी चाहती है कि मोनार्च जो है ओवरऑल पावर होने चाहिए। अब यहाँ पे इसके बाद चार्ल्स 2 यानी ये एक पॉलिटिकल स्टायर है, ये एब्सालम्स एंड आर्चिटोफल एक पोएम है और हिस्टोरिकल पोएम है, और 1681 में लिखी है, और इसके अंदर कुछ करैक्टर हैं वो ज़रा देख लीजिए। चार्ल्स 2 को यहाँ पे किंग डेविड शो किया गया, यानी बिब्लिकल स्टोरी दी गई है। ड्यूक ऑफ मैनमाउथ जो है उसको एब्सालम कहा गया है। एब्सालम्स जो है वो ड्यूक ऑफ मैनमाउथ है, और ड्यूक ऑफ मैनमाउथ जो था ये इललेजिटिमेट सन था चार्ल्स 2 का। इवन के बहुत सारे लोग जो हैं वो चार्ल्स 2 को ड्यूक ऑफ मैनमाउथ को किंग बनाना चाहते थे चार्ल्स 2 की डेथ के बाद, और उन्होंने इवन के मुखालफत की कि जेम्स 2 को किंग ना बनाया जाए। और चार्ल्स 2 की डेथ के बाद ड्यूक ऑफ मैनमाउथ के लिए एक प्लाट भी उन्होंने क्रिएट किया, या उन्होंने फेवर करने की भी, उसको पॉपिश प्लाट कहते हैं, ये भी आप नोट कर लें। उसके बाद ड्यूक ऑफ मैनमाउथ जो है एब्सालम थे यहाँ पे, और शाफ्ट्सबरी जो थी वो आर्चिटोफल थे, और उसके बाद इनके अंदर एक और बिकनहम्स जो थे, बिकनहम्स का जो करैक्टर है वो जिमरी का करैक्टर यहाँ पे लिया गया, यानी ये रियल करैक्टर उस वक्त मौजूद थे और इनको इस तरह रिप्रेजेंट किया गया था। पोएम, ये जो पोएम है, पोएम डील विद द पीपल्स प्लान्स टू प्रिवेंट जेम्स 2 फ्रॉम द कमिंग्स टू द थ्रोन्स एंड मेक ड्यूक ऑफ द मैनमाउथ द किंग कॉल्ड पोपिश
प्लॉट, यानी इसको पोपिश प्लॉट इसलिए कहा गया था। पोपिश प्लॉट इसलिए कहा गया था कि पीपल वर ट्राइंग दैट आफ्टर चार्ल्स टू डेथ ड्यूक ऑफ मैनमाउथ शुड बी सिलेक्टेड एज अ किंग, वेयर एज जेम्स टू दैट ही वॉज सिलेक्टेड। तो लोगों का प्लान था कि ये सिलेक्ट हो जाए, वो एक लेजिटिमेट सन था। उसके बाद मेडल आर द स्टायर अगेंस्ट द सेडिशंस, और उसके बाद मैकफ्लैक्नोस आर द स्टायर्स अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट T.S. स्टायर्स ऑन द थॉमस शैडवेल्स एंड ऑल द नॉनसेंस पोएट्स किंगडम्स ऑफ द नॉनसेंस एंड द डलनेस। अच्छा, ये जो शैडवेल थे ये इसके लिटरेरी राइवल थे, यानी ये दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखते रहते थे। इवन कि जब इसकी डेथ होती है उसके बाद थॉमस जो शैडवेल जो है वो थॉमस शैडवेल ही पोएट लॉरेट बनता है। ही वॉज रिटन इन द रिस्पॉन्स टू द शैडवेल्स द मेडल्स ऑफ द जॉन बेस। तो ये शैडवेल्स बिकम पोएट लॉरेट इन 1688, यानी जब उसकी डेथ होती है 1688 में ही वो वो पोएट लॉरेट बन जाता है। ड्राइडन के कुछ प्ले हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमने इसको ड्राइडन एज अ प्ले राइट भी हमने देखना है। द वाइल्ड गैलेंट 1663, द इंडियन एम्परर 1665, और उसके बाद मैरिज ए ला मोड 1672, ये कॉमेडी है। ऑल फॉर लव 1678 यूज़ ब्लैंक वर्स, यानी ये सारे जो दूसरे वर्क हैं ये इसने वैसे लिखे हैं और हीरो कॉपलेट में लिखे हैं, और ये जो इसने ब्लैंक वर्स में लिखा है ऑल फॉर लव 1678 में यूज्ड ब्लैंक, इसमें अंदर उसने ब्लैंक वर्स यूज़ किया, और ये इन्फ्लुएंस था शेक्सपियर से। इसमें ये शेक्सपियर का एक वर्क है एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, एंटनी और क्लेयोपेट्रा से इन्फ्लुएंस होकर इसने लिखा ऑल फॉर लव। ये आ सकता है एग्ज़ाम से कि कौन सा वो प्ले है जो शेक्सपियर से ड्राइडन ने इन्फ्लुएंस होकर लिखा था। आप लिखेंगे कि ऑल फॉर लव, और 1678 में लिखा, और ये ब्लैंक वर्स में है। कौन सा वर्क है ड्राइडन का जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया, शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया? आप कहेंगे शेक्सपियर से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, जो उसका वर्क है शेक्सपियर का, ऑल फॉर लव लिखा गया है और ब्लैंक वर्स में। औरंगज़ेब 1675, ये ट्रेजेडी है, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा जो है वो इसने लिखा है, ये 2 पार्ट्स में है। लेट्स सी फॉरवर्ड। ड्राइडन एज अ क्रिटिक, ऐसे ऑन द ड्रामेटिक पोएजी, ये 1668 में उसने लिखा है, और उसके बाद इसको एडमायर किया है सैमुअल जॉनसन ने, इसको कहा फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, और ड्राइडन स्कूल ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड द करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री। Hope you learned a lot. You have seen Dryden as a critic, Dryden life, Dryden as a poet, Dryden as a playwright, Dryden as essay writer, prose writer. So we have seen that he was writing very good. He was a classical in nature, and just after Alexander Pope, we see that there is another poet. So before Alexander, he was writing very good poetry, drama, playwright, and you can say that prose work. So stay blessed and have a nice time. In next video we'll discuss about Johnson's work.